आज आगे बढ़ते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एनी काइंड ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज समथिंग दैट वी कैन थिंक और डू इन एडवांस। प्लानिंग होने का मतलब क्या होता है? हम जो भी फ्यूचर में करने वाले हैं उसको एडवांस से ही सोच के रखते हैं कि हमको करना क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, कब करना है, कैसे करना है और क्या करना है, ये सब प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? आप जो प्लान आप करके रखे हो उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ऑर्गेनाइजिंग होता है। फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना बोलने का मतलब जैसे आप प्लान किए हो कि आपको एक स्कूल ओपन करना है, ठीक है, ये आपका प्लानिंग है कि मेरे को एक स्कूल ओपन करना है, एक पर्टिकुलर जगह में स्कूल ओपन करना है, क्या रहेगा उसमें, कौन कौन से स्ट्रीम रहेंगे, ये सब के सब प्लानिंग में आएंगे। अब जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो गैदर करना है, जिनको एक्चुअल में असेंबली करना है, वो सब कहां पर आते हैं? ऑर्गेनाइजिंग में। मतलब आपको अब सेटअप पूरा पुट करना है कि स्कूल खोलना है तो मतलब उसके लिए प्लेग्राउंड बनाना है, फिजिकल फॉर्म में। ठीक है। जो वर्चुअल में था वो प्लानिंग था। और एक चीज और इसमें याद रखना, ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये हमेशा टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लिए ही होता है। ये दोनों फंक्शन कौन करता है? तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आते हैं स्टाफिंग। अब आप सोचे थे कि आप स्कूल ओपन कर रहे हो और उसके हिसाब से प्रीमाइसेस भी उसके लिए सेट करके रख लिए। अब आपको स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। मतलब स्टाफिंग बोलने का मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। स्टाफिंग के लिए रहता है आपको जितने टाइप के लोग चाहिए, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे फिर वो अटेंडर्स हो, जो बच्चों को देख रेख करते हैं उनके लिए हो, चाहे कोई भी हो, ड्राइवर से लेके सब, वो सब के सब कहां पर आएंगे? स्टाफिंग। स्टाफिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको लोगों को रिक्रूट करना रहता है। और स्टाफिंग में अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं। जैसे सबसे पहला रिक्रूटमेंट रहता है, लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इनवाइट करते हैं हम, उनमें से फिर जो एलिजिबल होता है उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्बियंस है, उससे फ्रेंडली कराया जाता है। फिर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टाफिंग करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लोगों को तो ला लिए, अब उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना। और मैनेजर्स क्या करते हैं? मैनेजर्स एक्ट एज अ लीडर। वो क्या करते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं उनको, एम्प्लॉयज को, कि आपको काम कैसे करना है, ठीक है, ताकि वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना टास्क को परफॉर्म कर पाए। लीड करते हैं, लीडर इसलिए बोला जाता है उनको कि वो उनको उनके साथ चलते हैं हमेशा हर टास्क में। अब इसमें भी डायरेक्टिंग में भी क्या होता है? ट्रेनिंग होता है कुछ ना कुछ, जैसे ऑन द जॉब बोलते हैं, ऑफ द जॉब बोलते हैं। आपके आगे आएगा वो सीजन में, जब डायरेक्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे तब। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? जब जॉब कोई कर रहा है उसी टाइम उसको सिखाना। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब उसको अलग से पहले रिक्रूटमेंट के बाद, सिलेक्शन के बाद उसको अलग से ट्रेनिंग देना। जैसे आप नॉर्मली देखे होंगे, जैसे हम लोग स्कूल के लिए स्टाफ को, टीचर को रिक्रूट किए, ठीक है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जब वो पढ़ा रहे हैं या फिर कुछ है, तब वो उनको टीचिंग टेक्निक्स के बारे में, मेथड्स के बारे में बताना। जब वो काम कर रहे हैं तब ये ऑन द जॉब होगा। ऑफ द जॉब मतलब जितने भी आप लोग रिक्रूट किए सबको एक साथ बुलाओ और स्टार्ट करने के पहले या फिर उनका जो जॉब होगा उसके अपॉइंटमेंट के पहले उनको पूरा ट्रेनिंग दो। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। और कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग भी इसका सबसे लास्ट है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसलिए कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है कि आप कितना ग्रो किए। अल्टीमेटली हमको रिजल्ट से मतलब है, तो कहीं ना कहीं इसमें कंट्रोलिंग में क्या करते हैं मैनेजर्स? कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बेस करके रखते हैं कि भैया आपको इतना तक तो लाना ही है। जैसे मान लो कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको टारगेट दिया गया कि आपको कम से कम 1 लाख का प्रोडक्ट 1 महीने में सेल करना ही है। ये उसका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हुआ, ठीक है। अब अगर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव 1,20,000 का प्रोडक्ट सेल कर देता है तो वो क्या किया? वो ग्रो कर लिया। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एफिशिएंट है और इफेक्टिव है, वो अपने काम को लेके, अपने टास्क को लेके बहुत ज्यादा लॉयल है। अगर वो कम कर रहा है, याद रखना कंट्रोलिंग में अगर रिवॉर्ड है तो पनिशमेंट भी है। अगर वो कम कर रहा है तो वो क्यों कम कर रहा है ये देखना, इसी को बोलते हैं डेविएशन, कि कितना कम हुआ और कितना बढ़ा। तो डेविएशन चेक करना होता है कंट्रोलिंग में। अगर कम बहुत कम हुआ है
तो फिर उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट दिया जा सकता है, और थोड़ा बहुत कम हुआ तो उसको और सिखाया जा सकता है कि आप और टीचिंग जो आपके मेथड्स हैं, जो टेक्निक्स है, शायद उनको चेंज करके देखो। कस्टमर के जो आप रीड करते हो, जैसे कस्टमर रेशनल होते हैं तो उनसे कैसे डील करना है, इमोशनल कस्टमर से कैसे डील करना है, बेसिकली कंट्रोल में यही किया जाता है। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है एक्चुअल में, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी भी खत्म नहीं होती। कंट्रोलिंग जहां पर खत्म हुआ, इसके बाद क्या करना रहता है आपको, अगर आप फिर नया टास्क लोगे, नया टारगेट सेट करोगे, तो फिर से उसमें प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग और फाइनली कंट्रोलिंग। तो ये था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इससे रिलेटेड एक चीज होता है, नॉर्मली ये दो फंक्शन को टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, स्टाफिंग को मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट करता है, और फाइनली डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो फंक्शन है ये आपका सुपरवाइजरी लेवल में होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन ये सिर्फ फंक्शन नहीं है, ये क्या है, ये एसेंस है। एसेंस मतलब जरूरत है। एक्चुअल में बिना कोऑर्डिनेशन के, जो आप पिछले उसमें पढ़े थे कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन किसी भी फंक्शन में नहीं हो पा रहा है तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो कभी भी अचीव आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इसलिए भी जरूरी है। कोऑर्डिनेशन में होता क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर्स टू सिंक्रोनाइज ऑल द एक्टिविटीज एट सेम लेवल। एक ही लेवल में सभी जितने भी एक्टिविटीज है, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल के हो और चाहे फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट के हो, सबको एक साथ सिंक्रोनाइज करके रखना, सबको एक साथ जोड़ के रखना, यही होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी है, रीजंस। इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए जरूरी है कि आपको जितने भी टाइप्स हैं मैनेजमेंट के, वो सबको एक साथ परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। जैसे कई बार क्या होता है, प्लानिंग तो हो गया, ठीक है, प्लानिंग हो गया, लेकिन अगर प्लानिंग करने वाले और ऑर्गेनाइजिंग करने वाले में अगर कोऑर्डिनेशन की कमी है तो वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सेकंड, इट इज रिक्वायर्ड एट द ऑल लेवल। वही बोलना चाह रहा है कि टॉप लेवल में भी होता है, मिडिल लेवल में भी होता है, सुपरवाइजर लेवल में भी होता है। कैसे? टॉप लेवल में क्या होता है, मोस्टली टॉप लेवल में कौन से लोग होते हैं, तो सीईओ, सीओओ, इस टाइप के लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं। तो इनका मेन काम क्या रहता है, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना या ऑर्गेनाइजिंग करना। अब अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, कहीं पर किसी पार्टनरशिप फर्म में या किसी कंपनी में दो पार्टनर हैं, मिनिमम दो पार्टनर हैं, और एक पार्टनर चाहता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, वो उसके ग्रोथ के लिए सोच रहा है, उसके एक्सपांड के लिए सोच रहा है, लेकिन दूसरा पार्टनर उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो उसकी बातों पे भरोसा शायद नहीं कर पा रहा, तो क्या वो सक्सेस अचीव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसलिए टॉप लेवल में भी ये जरूरी है। अगर आप नया आउटलेट खोल रहे हो तो जितने भी लोग हैं सबका डिसीजन इंपॉर्टेंस रखता है, और साथ साथ सबके कोऑर्डिनेशन भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और मिडिल लेवल में क्या होता है, मैनेजर्स क्या करते हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनके एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करते हैं। मैनेजर्स का ये काम है कि जो उनके लेवल में, जो उनके हॉरिजॉन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनमें क्या हो रहा है, ठीक है, और उनको कैसे एक साथ लेके चला जाए, ये उनका काम होता है। और सुपरवाइजर लेवल में सेम ऐसे ही वर्कर्स जो होते हैं, जो कलीग बोला जाता है, जो एक ही हॉरिजॉन में होते हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की ग्रीवियंसेस के बारे में ध्यान रखते हैं, यही होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेशन क्या है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सिंक्रोनाइजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज है। अगर आप सभी एक्टिविटीज को, क्योंकि हम लोग को क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना है तो सिर्फ एक काम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग 5 और भी फंक्शंस हैं, और वो पूरे फंक्शंस एक साथ स्टेप बाय स्टेप अगर चल रहे हैं और सबका आउटकम पॉजिटिव आ रहा है, तभी जो आप टारगेट सेट किए हो वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके नेचर में, अब आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स में, सॉरी नेचर्स में। इट इंडिकेट्स ग्रुप एफर्ट। मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, हर लेवल में होता है, चाहे फिर टॉप लेवल में हो, मिडिल लेवल में हो या सुपरवाइजर लेवल में हो। तो ये क्या करता है, जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज हैं, बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, सबके सब कोई ना कोई ग्रुप एक्टिविटीज है, इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता, तो ये जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज है इनको सिंक्रोनाइज करके रखता है, इनको एक साथ एफर्ट करते हैं, इनके जो एफर्ट है उनको एक साथ लेके चलता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो इजीली और स्मूथली अचीव हो पाए। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स बोलने का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल के अमाउंट
कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए इसलिए भी वो इनके एफर्ट्स को एक साथ लेके चलता है और सबको ये बताता है कि भाई यूनाइट होके चल। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि बात वर्कर्स के अमंग, मैनेजर्स के अमंग या टॉप लेवल के अमंग अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो अल्टीमेटली डैमेज किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। तो ये जितने भी एफर्ट्स है सबको यूनाइट करके चलता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस या फिर नॉन एंडिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फंक्शन टू फंक्शन लगातार कंटिन्यू फॉर्म में चलते ही रहता है, चाहे वो कोई भी फंक्शंस में हो। उसके अलावा हाँ, इसमें एक चीज हो सकती है, इसकी डिग्री भले वेरी कर सकती है, किसी फंक्शन में शायद ज्यादा होगी, किसी फंक्शन में कम होगी। जहां पे मैन पावर ज्यादा लगता है जैसे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, यहाँ पर बेसिकली मैन पावर ज्यादा लगता है या ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा लगती है, तो यहाँ पे डिग्री इसका हाई हो सकता है। प्लानिंग में उतना नहीं लगता क्योंकि टॉप लेवल के लोग करते हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट इज परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब ये हर टाइप के फंक्शन में एप्लीकेबल होगा। ये ऐसा नहीं कि प्लानिंग में नहीं लगेगा या ऑर्गेनाइजिंग में ज्यादा लगेगा, ये हर टाइप के फंक्शंस में लगता ही है, ठीक है। और सिर्फ फंक्शन ही क्यों, आपके हर टाइप के जो ग्रुप एक्टिविटीज हैं सब में ये एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ग्रुप एक्टिविटीज कभी भी अकम्प्लिश नहीं हो पाती। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कि मैनेजर्स की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि वो अलग अलग डिपार्टमेंट के डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उनको सिंक्रोनाइज करके रखना, उनके जो पीपल्स हैं उनके अमंग कोऑर्डिनेशन बना के रखना। इस सुपरवाइजरी लेवल में भी यही चीज होता है, जो वर्कर्स हैं, जो कलीग्स हैं, उनके अमंग कॉन्फ्लिक्ट ना होने देना, उनके अमंग कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये सब मैनेजर्स की ड्यूटी बनती है। इट इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट बोलने का मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के आप कुछ भी ग्रुप, जो भी आप ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं या मैनेजरल एक्टिविटीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। जैसे आप अगर एक एग्जांपल लेते हैं किसी स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की, अगर क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं उसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं, मतलब ये भी ग्रुप एफर्ट है। और इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई रन आउट होगा या फिर किसी न किसी का कैच छूट जाएगा। इसका बोलने का मतलब यही है कि अगर आप कोऑर्डिनेशन से चलोगे तो आप कोई भी गोल को अकम्प्लिश कर लोगे, और कोऑर्डिनेशन की कमी कहीं पर भी होती है तो डेफिनेटली आपको सरवाइव करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। अब यहां तक ये चैप्टर कोऑर्डिनेशन और जो पहला था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यहां पर कंप्लीट होता है। अब इसमें आपको अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपका डाउट है आप मुझे बता सकते हैं और उसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा। थैंक यू।